हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करेंगे तीसरे अध्याय आनुवंशिकी की। और इस अध्याय के अध्ययन में हमारा एक ही तरीका होगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते जाएंगे। और जब हमें इस पाठ में प्रत्येक शब्दार्थ का मतलब पता होगा तो इसमें होने वाले जो भी प्रयोग हैं जो मेंडल ने किए थे, उन प्रयोगों की और आनुवंशिक जो घटनाएं हैं उनका अर्थ हमें आसानी से पता लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पाठ का नाम क्या है? आनुवंशिकी। सबसे पहले तो हमें इसी शब्द के प्रत्येक अक्षर का पता होना चाहिए। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वंशिकी। ये दो शब्द इसमें मिले हुए, देखिए इनका मतलब क्या है, इनका आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या अर्थ लगा सकते हैं। इस अनु का अर्थ लगा सकते हैं हम अनुसार से। और अगला जो शब्द है वो है वंशिकी। तो इसमें वंशिकी के अंदर दो अक्षर के अर्थ हम लगाएंगे, एक है वंश और एक के। की का मतलब के से लगाएंगे। तो देखिए, ये हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अनु का मतलब है अनुसार और वंशिकी का मतलब वंश के, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हमें जो प्राप्त होता है वो है वंश के अनुसार। अब यहाँ से थोड़ी सी बात इस पाठ की और इस शब्द की हमें क्लियर हो गई है। देखिए क्या है वंश के अनुसार। एक वंश के अनुसार या एक वंश के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी परिवर्तन का, गुणों में परिवर्तन का या गुणों के स्थानांतरण का विज्ञान है, उसी को कहते हैं आनुवंशिकी। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? वंश के अनुसार लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण तथा स्थानांतरण में उत्पन्न होने वाली विविधताओं के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है आनुवंशिकी। तो इसमें मूल जो अर्थ है वो यहाँ से आएगा कि वंश के अनुसार लक्षणों के स्थानांतरण तथा उत्पन्न होने वाली विविधताओं के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। अब देखिए, आनुवंशिकी का एक नाम और मैंने अभी ले दिया है, जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स का क्या मतलब है? तो इस जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें पता करना होगा इसके मूल शब्द का। तो देखिए, जेनेटिक्स जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के एक शब्द जीन से, GENE। इसे याद रखें, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है जीन शब्द से। और ये जीन शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके अंदर जीन शब्द को प्रयोग करने का परिप्रेक्ष्य होता है एक वंश के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के अध्ययन को, या एक वंश के अंदर गुणों में जो परिवर्तन है उसके परिप्रेक्ष्य में ग्रीक भाषा में उपयोग किया जाता है इस जीन शब्द का। अब देखिए, आनुवंशिकी के अंदर जीन जो शब्द है इसका उपयोग कब किया गया, इसे समझने वाली बात है। देखिए, आनुवंशिकी विज्ञान की जो शाखा है उसके अंदर जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था वैज्ञानिक जोहानसन ने। और ये उपयोग किया इन्होंने 1909 में। लेकिन क्या इससे पहले आनुवंशिकी में जो आज हम उद्बोधन जीन के लिए करते हैं, क्या वो इकाइयां नहीं थी वो इकाइयां, लेकिन उनको समय समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे इन जीन तो जॉनसन ने कहा है 1909 में, लेकिन इससे पहले 1864-65 में जब मेंडल ने अपने प्रयोग प्रकाशित किए थे, उस समय उन्होंने जीन के लिए शब्द काम में लिया था कारक, फैक्टर। तो देखिए, समय समय पर इस जीन शब्द के भी उद्बोधन बदलते रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए थोड़ा सा। अध्ययन का नाम है आनुवंशिकी, इंग्लिश में इसे कहते हैं जेनेटिक्स। दोनों ही शब्दों का अर्थ लेते हैं। तो देखिए, आनुवंशिकी का शाब्दिक अर्थ है अनु मतलब अनुसार, और वंशिकी का मतलब है वंश के, अर्थात वंश के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण व विविधताओं के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं आनुवंशिकी। इंग्लिश में कहते हैं इसे जेनेटिक्स।
जिसका मूल शब्द है जीन, जो ग्रीक भाषा का शब्द था और इस जीन शब्द का ग्रीक भाषा में उपयोग किया जाता था एक वंश में गुणों के व विविधताओं के अध्ययन को। जीन जो शब्द है इसका जेनेटिक्स में सर्वप्रथम प्रयोग, मुक्त रूप से जीन शब्द का प्रयोग जो आनुवंशिक विज्ञान में किया वो किया वैज्ञानिक जॉनसन ने 1909 में, और इससे पहले जीन को उद्बोधन किया था मेंडल ने, और मेंडल ने उस समय कहा था कारक या फैक्टर। ये इससे संबंधित पहली परिभाषा थी। लेकिन इस आनुवंशिकी शब्द से मिलते जुलते कुछ और परिभाषा शब्द हमारे सामने आएंगे, वो भी यही क्लियर करते हैं हम। आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर किनको कहते हैं? किसी भी सजीव में पाए जाने वाले वो गुण या कारक या लक्षण जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। देखिए क्या है, अनु यानी अनुसार, वंशिकी यानी वंश के, और लक्षण यानी कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो कि वंश के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उनको कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य की लंबाई, उसकी आंखों का रंग, बालों की प्रवृत्ति, जैसे बाल सीधे हैं या घुंघराले हैं, ये सारे इस प्रकार के गुण मनुष्य में आनुवंशिक लक्षण हैं। जैसे उसका रक्त समूह, RH कारक, इन सब को मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक लक्षण कहेंगे, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं लेकिन इनका जो स्वरूप है वो एज इट इज अगली पीढ़ी में जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी में जब लक्षण स्थानांतरित होते हैं तब लक्षणों के अंदर कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इन उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं को कहा जाता है विविधता। अब देखिए इन विविधताओं की परिभाषा क्या है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के दौरान आनुवंशिक लक्षणों में उत्पन्न होने वाले नए संयोग या विभिन्नताओं को कहते हैं विविधता। जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रक्त समूह के स्थानांतरण का गुण आनुवंशिक लक्षण है। अगली पीढ़ी में विविधताएं किस प्रकार से जाती हैं इसका उदाहरण हम इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे विषम युग्मजी ए रक्त समूह और विषम युग्मजी बी रक्त समूह के माता पिता की संतानों में AB रक्त समूह भी होगा, AB होगा, B होगा और O भी होगा। देखिए वहां पर O तो कहीं था ही नहीं कैरेक्टर में, लेकिन O भी आएगा। इस प्रकार से जो नए संयोग प्राप्त होते हैं उन संयोगों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षणों के अंदर विविधता। अब देखिए आनुवंशिक जो लक्षण हैं, इन आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम मेंडल के अनुसार जिन्होंने किया वो कहलाते हैं कारक या फैक्टर। और आज के परिप्रेक्ष्य में इन लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं जीन, अर्थात मेंडल ने जिनका उपयोग कारक नाम से किया वही वास्तविकता में जीन है। अब देखिए यहाँ एक चीज और आती है कि ये विविधताएं उत्पन्न कैसे होती हैं। तो विविधताएं उत्पन्न होने के लिए सजीवों के अंदर दो परिघटनाएं पाई जाती हैं, और वो दो परिघटनाएं हैं। देखिए पहली घटना तो होती है जीन विनिमय, जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन की जो क्रिया है ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम अवस्था के अंदर पाई जाती है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो अनायास होने वाली प्रक्रिया है जिसको कहते हैं उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन की क्रिया का होना अचानक होने वाली घटना है। ये कोई पहले से निर्धारित क्रिया नहीं होती है। ये कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जिनके कारण से हो सकती है। जैसे भौतिक कारकों की बात करें तो भौतिक कारकों के अंदर मस्टर्ड गैस हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती हैं, कुछ रासायनिक कारण भी हैं,
कुछ जैविक कारण भी हैं, लेकिन होते अचानक हैं। तो अचानक होने वाले जो परिवर्तन हैं उनसे जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं वो घटना कहलाती है उत्परिवर्तन। और मनुष्य के अंदर प्रोफेज प्रथम के अंदर पाई जाने वाली 5 उप अवस्थाओं के कारण से जो जीनों में नया संयोग बनता है, उससे जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें कहा जाता है जीन विनिमय। देखिए, इसे मैं रिपीट करता हूं, आनुवंशिक लक्षण जो हैं वो मनुष्य में पाए जाने वाले वो गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो एज इट इज भी हो सकते हैं और कुछ परिवर्तनों के साथ भी हो सकते हैं। और ये जो परिवर्तन या विभिन्नताएं होती हैं इनको कहा जाता है विविधताएं। और विविधताएं उत्पन्न होने के 2 कारण हैं, एक जीन विनिमय जो प्रोफेज प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम अवस्था में होता है, और दूसरा कारण है अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन। इसके अलावा तीसरा जो आनुवंशिकता से संबंधित या इस आनुवंशिकी से संबंधित परिभाषा हमारे पास होगी वो है आनुवंशिकता यानी कि हेरेडिटी। हेरेडिटी, इस हेरेडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वैज्ञानिक स्पेंसर ने, और स्पेंसर ने इसका उपयोग किया था 1863 में। यहाँ एक चीज देखिए, 1863-64 में ही मेंडल के प्रयोग थे, उनके परिणाम पत्रिका में छपे थे, उसी समय स्पेंसर ने इस शब्द का उपयोग किया था। आनुवंशिकता जो शब्द है, इस शब्द की परिभाषा की बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने का जो तरीका है, व्यवस्था है, या ये कहीं गुण है, उसे कहा जाता है वंशागति। और इस वंशागति में गुणों के स्थानांतरित होने का जो क्रम पाया जाता है उस क्रम को कहा जाता है आनुवंशिकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के स्थानांतरण को कहा जाता है वंशागति, और इस वंशागति में गुणों के स्थानांतरण का क्रम क्या होगा उस क्रम को कहा जाता है आनुवंशिकता। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष से हीमोफीलिया का जीन उसकी पुत्री को प्राप्त होगा, और पुत्री उस रोग की रोगी नहीं होकर वाहक होगी, और वहां से वो गुण वापस अगली पीढ़ी में बेटे को पहुंचेगा। अर्थात देखिए क्रम क्या होगा, नाना से हीमोफीलिया का जो जीन है वो पुत्री को पहुंचेगा, और पुत्री से उसके नाती को पहुंचेगा। यानी कि ये जो क्रम है, इस क्रम को कहा जाता है आनुवंशिकता, और अगली पीढ़ी में गुण के जाने को कहते हैं वंशागति। अर्थात पिता से पुत्री को और पुत्री से नाती को ये जो हीमोफीलिया का जीन स्थानांतरित हुआ है ये वंशागति है, और इसके स्थानांतरित होकर प्रभावित करने का जो तरीका है उसको कहते हैं आनुवंशिकता। तो जीन जो था वो नाना में रोग का कारण था और नाती के अंदर रोग का कारण था, ये कहलाती है आनुवंशिकता। तो देखिए हमारे पास आनुवंशिकता, आनुवंशिकी, आनुवंशिक लक्षण मिलते जुलते 3 शब्द हैं। तीनों को मैं रिपीट करता हूं। आनुवंशिक लक्षण वो गुण हैं जिन गुणों को अगली पीढ़ी में सजीव द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, चाहे एज इट इज चाहे परिवर्तन के साथ, यानी विविधता के साथ, वो कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। इन आनुवंशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना कहलाता है वंशागति, और वंशागति का जो क्रम है वो कहलाता है आनुवंशिकता। और आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता तथा इन विविधता तीनों का अध्ययन का जो विज्ञान है उस विज्ञान को कहा जाता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को, और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है बैटसन को। यहाँ हमारा परिचय का सेक्शन पूरा होता है। अगले कालांश में हम बात करेंगे मेंडल का जीवन और मेंडल के कार्यों की। जिनको वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।